चलिए दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को मैथ बताया दोस्तों, जिसमें हम आप लोग को 20 तक बता दिए थे, ठीक ना। तो आप लोग उसको बनाइए और जो क्वेश्चन नहीं बने आप हमको उससे पूछिए, ठीक ना। व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए, हम उसको डिलीट कर देंगे दोस्तों। तो जब तक आप बनाते हैं तब तक आप लोग बनाइए और हम तब तक स्टार्ट करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री, है ना। जो कि अम्ल भस्म लवण चल रहे थे, तो कुछ टॉपिक उसमें समझाने के लिए बाकी रह गया था, उसको समझा करके आज आपके इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे दोस्तों, ठीक ना। तब तक आप लोग मैथ का जो वर्क अभी पूरा नहीं हुआ उसको पूरा कीजिए, ठीक ना। जब तक आप उसको पूरा कीजिएगा मेरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हम आप लोग का केमिस्ट्री भी खत्म करेंगे दोस्तों। तो केमिस्ट्री में हम आप लोग को बता रहे थे दोस्तों कि आखिर अम्ल या भस्म का में जो पीएच मान का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किन किन रूपों में करते हैं दोस्तों, ठीक ना। आखिर पीएच मान का उपयोग कहाँ होता है, हम आप लोग को 7 जगह बताए थे दोस्तों, जिसमें 3-4 जगह समझाए भी थे। जैसे कि भोजन के पाचन में पीएच मान का क्या महत्व है दोस्तों, हमारे दांतों पर पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट कि मनुष्य के शरीर में जब थकान होता है, थकान के समय पीएच मान का क्या इफेक्ट होता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताए थे कि तांबा के बर्तनों में जब धब्बा लग जाता है तो धब्बा को दूर करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया था और क्यों किया था। यदि आपसे कोई पूछे कि तांबा का बर्तन, यदि आपसे कोई पूछे कि तांबा का बर्तन है, तांबा के बर्तन में जो धब्बा लग जाता है, कभी आप देखिएगा। वैसे भी तांबा के बर्तन को दोस्तों नियम में कहता है कि तांबा के बर्तन को कभी खुले तौर पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए। क्यों? यदि आप खुला रखिएगा तो वह हवा से अभिक्रिया करके कॉपर भास्मिक ऑक्साइड बना देता है दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछा कि अच्छा बताओ तांबा का बर्तन, यदि आपसे कोई पूछा कि तांबा का बर्तन है और तांबा का बर्तन कहीं रखा हुआ है, ठीक ना, आप 2 महीना 3 महीना साल भर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप क्या देखे कि उसके रंग में चेंजिंग आ गया, जगह जगह हरे रंग का, पीले रंग का, काले रंग का कुछ लेयर आ गया, परत चढ़ गया। आप देख के समझ गए कि भाई ये तो गंदा लगा हुआ है, ये तो गंदगी है भाई। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? तो आप कहिएगा दोस्तों कि इसको हम लोग कहते हैं कॉपर भास्मिक ऑक्साइड, ठीक ना। जैसे ही अब हम लोग इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिट्रिक अम्ल अर्थात नींबू का रस या टार्ट्रिक अम्ल अर्थात इमली के रस का उपयोग करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि तांबा के बर्तनों को साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो क्या बोलेगा, सिट्रिक अम्ल। किसमें होता है सिट्रिक अम्ल? नींबू में होता है। या टार्ट्रिक अम्ल, किस पदार्थ में टार्ट्रिक अम्ल होता है? तो इमली में होता है दोस्तों। अर्थात हम लोग तांबा के बर्तनों को साफ करने, अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा वो एक बात बताओ कि तांबा के बर्तनों को साफ करने के लिए अम्ल का ही उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब नींबू के रस का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तांबा के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू के रस का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो कहोगे कि सर जी तांबा के बर्तनों में जो गंदगी लगा हुआ है वो है भस्म। हमारी बात को समझो, है ना। तांबा के बर्तन में जो गंदगी लगा हुआ है वो क्या है, भस्म है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि उस भस्म में क्या मिला दिए, अम्ल, नींबू का रस मिला दिए। तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल है ना। तो जैसे सिट्रिक अम्ल मिला दिए तुरंत भस्म था, तांबा के बर्तन में क्या था, गंदगी में भस्म, क्या मिला दिए, अम्ल। जैसे मिलाए उसका गंदगी क्या हो गया, साफ हो गया। क्यों? कि वह उदासीन हो गया दोस्तों, वह क्या हो गया, उदासीन हो गया। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद मिट्टी का पीएच मान दोस्तों, कहा जाता है कि मिट्टी में ना तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और ना ही भस्म की मात्रा ज्यादा होती है। उदासीन भी नहीं होता है, मिट्टी उदासीन भी नहीं होता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे क्या मिट्टी उदासीन होता है तो पूर्णतः उदासीन नहीं होता है, ठीक ना। लगभग आप कर सकते हैं, लगभग मतलब थोड़ा बहुत या तो अम्ल की मात्रा होगी या थोड़ा बहुत भस्म की, थोड़ा बहुत नॉर्मली तौर पर आप कर सकते हैं, ठीक ना। यदि आपसे पूछे कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है तो आप कहिएगा लगभग 7। यदि आपसे पूछे कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है तो क्या बोलिएगा, लगभग 7। लगभग 7, परफेक्टली 7 नहीं दोस्तों, परफेक्टली 7 नहीं बोल सकते, लगभग 7 मतलब या तो थोड़ा बहुत अम्ल या तो थोड़ा बहुत भस्म। क्लियर है, ठीक ना। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग कई बार, समझिएगा इस बात को, हम आपको लिखा नहीं सकते ये सब चीजें, इतना लंबा लिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है मोबाइल पर, लेकिन आप समझ जरूर सकते हैं मोबाइल पर इतना लंबा। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है, ठीक है। खेतों की उर्वरा शक्ति मतलब आपका भूमि बंजर हो रहा है, ठीक ना।
अब सवाल आया कि आपका भूमि बंजर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है आपका भूमि बंजर? पता नहीं। भूमि बंजर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भूमि में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, है ना। आपके भूमि में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब कि आपकी भूमि में अम्लीयता होने लगी है, अम्ल की मात्रा बढ़ गया। तो कहो ये कैसे पता चलेगा? कभी आप देखे होंगे, आप खुद जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग किसान फैमिली जुड़े होंगे या जो लोग नहीं जुड़े अलग बात है, लेकिन जो विद्यार्थी आप समझ रहे हैं वो कई बार आप देखे होंगे कि किसान क्या करता है, खेतों में चूना छींटता है, चूने का उपयोग करता है, या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग करता है जिसमें भास्मिक गुण हो, है ना। तो आखिर किसान खेत में चूना क्यों छींटता है? चूना मतलब हो गया कड़वा चीज, चूना कड़वा चीज है। तो खुद सोचो कि किसान खेत में चूना छींट रहा है, चूना छींट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? चूना तो भस्म है। अब किसान भस्म छींट रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि खेत में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। किसान उसको उदासीन करना चाहता है ना। किसान उसको क्या करना चाहता है? उदासीन करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। तो खत्म करने के लिए क्या करता है कि वो बड़े पैमाने पर भस्म का उपयोग करता है, भस्म के रूप में चूने का उपयोग करता है, जिससे मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 होने लगता है। जैसे दोस्तों आप इसको इस रूप में समझिए। अच्छा ये बताइए, कभी पागल आदमी देखा है ना? देखे ही होंगे, आजकल हर दूसरा आदमी पागल है, ठीक ना। खाली हम पहला आदमी है, समझ लो। अच्छा अब समझिए, यदि कोई पागल आदमी है, पागल आदमी कभी आप दवा देखिए, दुकानों में जाकर, रेयर केस नहीं देखना है, उसकी दवा से भी दूर रहना है, कोसों दूर। वो दवा बहुत डेंजर होता है दोस्तों। एक तो आदमी पागल है, रिएक्शन, ऊपर से उसका दवा जो होता है दोस्तों कम से कम 1000 mg के ऊपर का होगा, 1000, 1500, 2000 mg, ठीक ना। बहुत डेंजर दवा होता है। यदि एक सामान्य आदमी को दवा खिला दी जाए, हो सकता है वह मर जाए, संभवतः। नहीं मरा तो पक्का शरीर में जितना किडनी, लीवर, जो भी नस है, सब किसी ना किसी का फेल होना जरूरी है। सोच सकते हो दोस्तों कितना डेंजर होगा। लेकिन पागल आदमी उसी दवा का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अम्ल और भस्म मिलेगा तभी उदासीन बनेगा। यदि पागल आदमी को, जैसे आपके शरीर में कैंसर है, आपके नहीं सॉरी, किसी भी शरीर आदमी के शरीर में कैंसर है, और वह उसको पता नहीं कि उसके शरीर में कैंसर है, ठीक ना, और वो क्या कर रहा है, उसके पेट में दर्द किया और वो जाके 150, 200, 100 mg का दवा खा रहा है, तो जानते हो क्या होगा? दवा खाने से वो कैंसर का जो रोगाणु होता है वो और ज्यादा उस दवा से बढ़ेगा दोस्तों। ये बात समझिए, ठीक ना। इसको मारने के लिए हम लोग रेज का उपयोग करते हैं, किरणों का उपयोग करते हैं दोस्तों। कैंसर के कीटाणुओं को मारने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी जैसी इलाज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कि उस कीटाणु को किरणों के द्वारा, विकिरण के द्वारा मारा जाता है। सोचिए कि वो दवा से नहीं मर सकता है, विकिरणों से मरता है। यदि आप दवा खाएगा तो रोगाणु घटता नहीं और बढ़ जाता है। जैसे दही दोस्तों, दूध को जमाने के लिए, दही बनाने के लिए हम लोग दूध को हल्का गर्म करते हैं। ज्यादा बॉयल कर दीजिएगा तभी आपका दूध नहीं जमेगा, ठंडा में जोरन डालिएगा तो भी नहीं जमेगा। तो बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब एक जलीय जीव का पीएच मान दोस्तों। कहा जाता है सामान्य तौर पर कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, खासतौर पर नदी की बात करें तो जानबे करते हो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है, ठीक ना। लेकिन आपके चापाकल से, नदियों में, नालों में, तालाबों में जो पानी बह रहा है उसका पीएच मान 7 नहीं होता, लगभग 7 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में लोहा है, मैग्नीज है, सिलिका है, या और भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से उसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। क्लियर है ना। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि जो जलीय जीव होते हैं उनका पीएच मान में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। खासतौर पे हाँ, जो समुद्रीय जलीय जीव होते हैं उसमें तो आपको पता है कि जो समुद्र है, समुद्र का पानी किस स्वाद, कौन सा स्वाद देता है बाबू? लवण होता है, उसमें खारा होता है। आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है बाबू? नमकीन होता है। तो ऑलरेडी ना तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा, ना ही भस्म की मात्रा ज्यादा होगा। और जिसमें नमक मिला दिए उसमें तो लवण की मात्रा बढ़ गई, ना तो अम्ल है ना ही उसमें क्या है? भस्म है। किसकी मात्रा अधिक है? लवण की। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ ऐसा पदार्थ है, आप समझिएगा इस बात को, कुछ ऐसा पदार्थ है जो होता है अम्ल, है ना, कुछ ऐसा पदार्थ जो होता है अम्ल। तो अम्ल है तो हम लोग क्या करते हैं? भस्म मिला देते हैं ताकि वो उदासीन बन जाता है। कुछ ऐसा पदार्थ है जो होता है भस्म, है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका मुंह, हम लोग यदि ब्रश नहीं करें, है ना,
या खूब मीठा खाते रहे तो हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, बैक्टीरिया बढ़ गया, जीवाणु बढ़ गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं टूथपेस्ट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा अधिक है। अब हम टूथपेस्ट के रूप में क्या डाल दिए? भस्म डाल दिए। अम्ल भस्म मिला, न्यूट्रल कर दिया, है ना। जिसके बाद यदि आप मीठा सेवन कीजिए, आप कई बार गौर किया होंगे दोस्तों, है ना, कि यदि आप सुबह सुबह ब्रश कीजिए, अब ब्रश करने के बाद आप रसगुल्ला खाइए, आप सेब खाइए, नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं देगा दोस्तों आपको, कोई टेस्ट लगेगा बिल्कुल फीका खा रहे हैं। हाँ, वही आधा एक घंटा बाद वही आप रोटी सब्जी खाइए, हो सकता है आपको नमकीन का टेस्ट मिल जाए। क्यों? आखिर मीठा टेस्ट क्यों नहीं दिया? मीठा टेस्ट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका मुंह जो है अम्ल था, भस्म मिला दिए, उदासीन हो गया, आपके मुंह में अब कोई टेस्ट नहीं है ना। फिर नमकीन खाए तो लवण की मात्रा बढ़ी, ना तो अम्ल बढ़ा ना ही भस्म बढ़ा। फिर ज्यादा नमक खाए, ज्यादा सब्जी खा लिए तो ज्यादा सब्जी खाने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे भस्म बढ़ा, भस्म बढ़ा तो अम्ल खाइएगा तो टेस्ट लीजिएगा उसका, समझा गया बात। लेकिन जानते हो प्रकृति भी बहुत कुछ देता है दोस्तों, हमारे प्रकृति में भी अम्ल और भस्म का एक गुण है दोस्तों। कैसे जानते हो? हम आपको एक पौधे का नाम बताते हैं, एक नहीं दो पौधे का नाम बताते हैं आपको। हम आपको आज दो पौधे का नाम बताएंगे दोस्तों। उस दोनों पौधे में अम्ल की मात्रा और भस्म की मात्रा दोनों होती है। जैसे कभी दोस्तों आप लोग देखे होंगे, ये एक पौधा आता है जिसको छूने से खुजली होने लगता है। जानते हो इसका साइंस नाम क्या है? साइंस नाम नेटल बोलते हैं इसको दोस्तों, है ना। या इसका दूसरा नाम दोस्तों बिछुत्ती बोलते हैं, है ना। नेटल साइंस नाम है नेटल, या बिछुत्ती बोलते हैं, किताबी वर्ड में लिखा हुआ है बिछुत्ती। नेटल दोस्तों एक ऐसा पौधा, या बिछुत्ती बोलिए, या और भी बहुत सारे नाम है, आप लोग तो समझ गए होंगे। ग्रामीण नाम बहुत कुछ होता है दोस्तों, है ना। आप ये समझ जाइए कि बहुत सारी झाड़ झंखाड़ होता है, जहां पर लत खाली फैला हुआ है, वहां पर हम भी चूंकि कई बार देखे दोस्तों, इमली जैसा होता है बिल्कुल, है ना। इमली जैसा होगा, छोटा छोटा, है ना, लगता है इमली ही है बिल्कुल। और गर्मी के मौसम में उसका इफेक्ट हो जाता है, यदि आप उसे बगल से क्रॉस कर रहे हैं, नहीं भी टच किए हैं, तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा सूख जाता है, और हवा के साथ वो मिल करके जिस आदमी के शरीर में टच करेगा दोस्तों, तो नोचते नोचते तो आप समझ सकते हैं क्या करेगा, है ना। तो सवाल है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर दोस्तों यदि आप उसको टच कर रही है, कोई आपके शरीर को टच करवा दिया तो बहुत नोचनी लगता है दोस्तों। जानते हो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक देहाती इलाज है दोस्तों, गोबर। यदि आप इसमें गोबर लगाइए तो कहा जाता है, आप लोग शायद देखे होंगे, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन गोबर का यदि आप यूज कीजिए तो गोबर लगाने से शायद ये ठीक हो जाता है ना। लेकिन चलिए, प्रकृति ने खुजली दिया तो खुजली छुड़ाने के लिए गोबर भी दे दिया, चाहे आप गाय का गोबर इस्तेमाल करिए या भैंस का, है ना। अब आप मने मन कहिए समझिए हम बकरियों इस्तेमाल कर लेते हैं, आपकी बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, प्रकृति जब एक पौधा दिया तो प्रकृति दूसरा पौधा भी दिया। दोस्तों जानते हो, ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, साइंस में ये जानकर आपको शायद बहुत आश्चर्य होगा कि जिस खुजली वाले पौधे से हम लोग खुजली होता है, ठीक उसी के बगल में अब ऐसा नहीं कि बगल बोले तो बगले में होगा, अगल बगल की बात बोले, उसी के अगल बगल में एक और पौधा होता है ना। उस पौधे का नाम जानते हो क्या दोस्तों? डाक। उस पौधे का नाम है डाक का पौधा। कुछ लोग इसको अपनी भाषा में अकमन का पौधा भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। ये ग्रामीण वर्ड है अकमन का पौधा, साइंस नाम दोस्तों डाक का पौधा। डाक के पौधे से दोस्तों दूध निकलता है ना। और यदि आप उस पौधे से निकलने वाले पदार्थ को जहां पर आपको खुजली हो रहा है वहां पर लगा लीजिए तो खुजली समाप्त हो जाती है। सोचिए, प्रकृति दोनों चीज एक साथ दिया, एक तरफ प्रकृति खुजली भी देता है और एक तरफ उसको छुड़ाने का इलाज भी देता है। ये नेचर है दोस्तों, आप जिसका इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है दोस्तों। खैर, अब हम आपको एक और टॉपिक पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है लवण। सुना तो दिए हैं दोस्तों, आप सब लोग को याद हो चुका होगा, फिर भी एक बार फिर से इस बार लिखना है और सुनते हुए भी, लवण किसे कहते हैं दोस्तों? नमक किसे कहते हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि लवण कैसे बनता है, ये बात आपको नॉलेज में दे चुके हैं कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया करता है तो क्या बनता है दोस्तों? लवण। लवण कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों, लवण नमक है, तो नमक का परिभाषा यही हुआ, नमक कैसे बनता है। तो जब किसी अम्ल को किसी भस्म से विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? लवण। तो क्या बोलिएगा कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया करता है दोस्तों तो क्या बनता है? लवण। चाहेंगे इस टॉपिक से आप लोग लिखना भी शुरू कीजिए, तो हेडिंग वाली कॉपी में लवण, इंग्लिश में साल्ट लिखिए। भाई इसको भी स्कूले समझ लिया था,
हाँ? लवण। लिखिए प्रभाव दोस्तों, जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया करता है तो लवण बनाता है। एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, देखिए समझिए पहले यहाँ बोर्ड पर आप लोग देखिए एग्जाम्पल। जब क्या परिभाषा क्या बोला है, जब कोई अम्ल, देखिए समझते चलिए पहले, समझिए फिर उतारिए। जब कोई अम्ल, ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया करता है, NaOH, ये भस्म है। जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया करता है, तो अम्ल किससे विक्रिया किया बाबू, भस्म से, क्या बना दिया बाबू, लवण। लवण मतलब NaCl। लवण बना दिया, साथ में क्या बना दिया, जल। देखिए, जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया किया तो लवण और साथ में जल को मुक्त कर दिया। कि समीकरण उतार लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि परिभाषा सही सब्जी बोले हैं कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण। तो आप इस समीकरण को भी उतार लीजिए दोस्तों। हो गया दोस्तों। अब नीचे समझिए, समीकरण उतार लिए सब लोग। चलिए अब देखिए दोस्तों, लवण का वर्गीकरण समझिएगा। लवण का वर्गीकरण दोस्तों 3 भागों में किया गया, हम आपको बता चुके हैं। पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है भास्मिक लवण। चलिए अब जानिए दोस्तों, पहले इसको लिखिए मत, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखना तो आज है ही। लवण को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में। लवण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग क्या है दोस्तों, सामान्य लवण, दूसरा क्या है अम्लीय लवण, तीसरा क्या है भास्मिक लवण। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि लवण को कितने भागों में बांटा गया, क्या बोलिएगा, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है दोस्तों, पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण और तीसरा है भास्मिक लवण। क्लियर हो गया दोस्तों। अब जानिए सामान्य लवण किसे कहते हैं। सामान्य लवण किसे कहते हैं दोस्तों, सामान्य लवण का परिभाषा होता है, ध्यान सुनिएगा, पहले सुन लीजिए, है ना, समझ लीजिए, अब फिर जानते करते हैं। तो सामान्य लवण किसे कहते हैं, ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण। क्या बोलिएगा, ऐसा लवण, हमारे साथ बोलिए मन ही मन, ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य, मतलब विस्थापन हटाने योग्य, ऐसा लवण जिसमें हटाने योग्य ना तो हाइड्रोजन होता है और ना ही हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, सामान्य लवण। क्लियर हो गया। जैसे CuSO4, NaCl, बुआ बताओ इसमें H है क्या, और इसमें H है क्या, इसमें OH है क्या, नहीं है। इसमें H है क्या, इसमें OH है क्या, नहीं है। मतलब कि ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य ना क्या रहे हाइड्रोजन और ना ही क्या रहे हाइड्रोक्सिल समूह है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। तो लिख लीजिए दोस्तों, ऊपर में हेडिंग लीजिए, लवण का वर्गीकरण। लवण का वर्गीकरण देकर दे दिए, नंबर 1 करके लिखिए सामान्य लवण।
सामान्य लवण डैश के परिभाषा लिखिए। ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य, ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल NaCl, CuSO4, CuSO4 इत्यादि। चलिए दोस्तों, तो सामान्य लवण याद हो गया। तो आपको पूछे सामान्य लवण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण। चलिए, एक लवण आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे लवण पर ध्यान देते हैं दोस्तों। दूसरा है अम्लीय लवण। देखिए, इसका परिभाषा बिल्कुल आसान है। सामान्य लवण बोल लिए तो अम्लीय लवण भी बोल सकते हैं। क्या बोलेगा? ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन समूह होते हैं। क्या बोलिएगा? ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन समूह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुनिए, क्या बोलेगा? ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन समूह होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। तो फटाक से आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, अम्लीय लवण देखकर ऐसे लिखिए। ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन समूह होते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। एग्जाम्पल NaHSO4, NaHSO4 लिख लिए। चलिए, तीसरा है भास्मिक लवण। देखिए क्या बोलते हैं, ये भी सिंपल परिभाषा है दोस्तों। क्या बोलोगे? देखो ध्यान से सुन लो। ऐसा लवण, ऐसा यदि आपसे पूछे भास्मिक लवण किसे कहते हैं, सीधा बोलो ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। क्या बोलिएगा? ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भास्मिक लवण। क्लियर हो गया? फिर से सुनो, ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य क्या हो? हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भास्मिक लवण। हाइड्रोक्सिल समूह का संकेत क्या होता है? OH। यदि आपसे कोई पूछे कि भास्मिक लवण किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भास्मिक लवण कहते हैं। हो गया? लिख लीजिए। लिखिए, भास्मिक लवण देकर डैश कीजिए और लिखिए। लिख लिए? डैश करके लिखिए। ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं,
उसे भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल BaOHCl, MgOHCl, मतलब सब में देखिए OH है, पहचान है ये OH, देख लीजिए भास्मिक लवण है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हो गया दोस्तों। चलिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया सब लोग का। आप लोग पिछले वीडियो में भी आप लोग सुन चुके हैं, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे। देखिए, जिसमें विस्थापन योग्य ना तो हाइड्रोजन रहे ना ही, पहले मेरी बात को समझिए, ना तो हाइड्रोजन ना ही हाइड्रोक्सिल समूह रहे समानीय लवण। जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन समूह रहे अम्लीय लवण, जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोक्सिल समूह रहे भास्मिक लवण। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन नमक, जिसका हम लोग सेवन करते हैं, है ना। आयोडीन नमक, आयोडीन नमक किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल है, आयोडीन कोई नमक अलग से टॉपिक नहीं दोस्तों, सिंपल है। किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा नमक, ठीक ना, नमक लिख दिया ना, आयोडीन नमक ही लिखिए, क्या दिक्कत है, जैसे लवण बोलिए। ऐसा नमक जिसमें, मतलब देखो, पुराने जमाने में जो हम लोग खाते थे वो आयोडीन नमक नहीं खाते, सिर्फ नमक खाते थे। तो चूंकि कहा गया कि भाई हमारे शरीर में आयोडीन चाहिए, यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जानते हैं गलगंड रोग या घेंघा रोग, गला में लटक जाएगा इतना बड़ा, है ना। तो ऐसी बीमारियां संभवतः हो जाती है ना। अब सवाल आया कि आयोडीन होता क्या है, कहां मिले कि खा लें? तो कहीं नहीं मिल रहा है। आयोडीन मिलता कहां है दोस्तों? आयोडीन मिलता है कहां? तो पालक में, हरी साग सब्जी में आयोडीन होता है दोस्तों। अब सवाल यह है कि पालक या हरी सब्जी में आयोडीन होता है, आप ही बताइए, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, क्या सब विद्यार्थी ऐसे जो पालक और हरी साग सब्जी खाते होंगे? नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि मांसाहारी भक्षक होंगे, है ना, जीव जंतु खाना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। वो भी कहीं मिल जाए तो फिर जानबे करते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन दोस्तों, अब उनके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो फिर मस्तिष्क प्रॉब्लम, घेंघा रोग, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो उसकी पुनर्पूर्ति के लिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, वैज्ञानिक लोग क्या किए कि आयोडीन को नमक में ही मिला दिए, है ना। तो बन गया क्या? आयोडीन नमक, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं आयोडीन नमक। तो चलिए हम आप लोग को लिखा देते हैं, यही लैंग्वेज को 2 लाइन में आपको भी कंप्लीट हो जाएगा। लिख लीजिए, आयोडीन नमक लिख रहा है, लिखिए, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए, आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए नमक में KiO3 या Ki पोटेशियम आयोडाइड या Ki, ब्रैकेट में लिख लीजिए पोटेशियम आयोडाइड, ताकि समझ में आए क्या होता है Ki, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा को मिला दिया जाता है। आयोडाइड की मात्रा को मिला दिया जाता है, जिससे सामान्य नमक आयोडीन नमक बन जाता है। चलिए, क्लियर हो गया।
अब हेडिंग लीजिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। अब देखिए, अब हम लोग 4-5 टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। देखिए डैश भी दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक को आप लोग समझिए, याद कीजिए। अब हम आप लोग को 5-6 टॉपिक यहां से कंटिन्यू पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है, समझना भी है, याद भी रखना है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है विरंजक चूर्ण और 5वां लास्ट जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ना। तो आज हम आपका पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसका क्या उपयोगिता है, कहां हम लोग यूज करते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला चीज दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों सांकेतिक नाम जानिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांकेतिक नाम होता है NaOH। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किससे सूचित करते हैं, NaOH से सूचित करते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसको बनाने की विधि क्या कहलाती है, हर टॉपिक को याद कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों बनाने की विधि कहलाती है क्लोर एल्कली विधि। यदि आपसे पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, क्लोर एल्कली विधि। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली विधि के द्वारा बनाया जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव याद हो गया। पहला क्या याद हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, NaOH। दूसरा क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, क्लोर एल्कली विधि के द्वारा बनाया जाता है। 2 बातें कंप्लीट हो गई। तीसरी बात है दोस्तों, कहा था कि बना कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, वो जानिए, याद कीजिए। देख क्या बोलेगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, है ना, समझिए मेरी बात को, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है। कंप्लीट लाइन फिर से सुनिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है या उसका विद्युत अपघटन किया जाता है ना। मतलब जब सोडियम क्लोराइड तो नमक के जलीय विलयन, सोचिए नमक को पानी में घोल दिए और उसमें करंट प्रवाहित करा दिए, तो इसी को केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो यहां पर आप विद्युत धारा ना बोल करके बोलिए विद्युत अपघटन किया जाता है, तब सोडियम अलग, देखिए NaCl है, जब करंट प्रवाहित किया गया तो Na अलग हो गया और Cl अलग, ठीक ना, Na अलग और Cl अलग। ऐसा कब हुआ, जब करंट प्रवाहित किया गया तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। कंप्लीट दोस्तों, ठीक। जब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है तब क्या कहता है कि पुनः ये जो सोडियम प्राप्त हुआ, देखिए सोडियम प्राप्त होता है कैथोड पर, ये कहां प्राप्त होता है, कैथोड पर, और ये कहां प्राप्त होता है, एनोड पर। याद रखना है दोस्तों, है ना। तो फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, पुनः जब सोडियम को, ये जो सोडियम अलग हुआ इसको निकाल लेते हैं, अब पुनः इस सोडियम को जल के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया कराएगा दोस्तों। जो ये सोडियम प्राप्त हुआ इसको पुनः जल के साथ अभिक्रिया कराया गया, तब जाकर हम लोग को देता है क्या, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बिल्कुल एक सिंपल विधि हम आप लोग को समझाएं, जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। ये समीकरण विधि नहीं है, सिंपल विधि है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। पहला लाइन आप क्या बोलिएगा, याद हो गया आप लोग को। पहला लाइन क्या बोलिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को का संकेत क्या होता है, NaOH। किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, क्लोर एल्कली विधि। कैसे बनाया जाता है, तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराता है, तब सोडियम अलग
क्लोरीन अलग हो जाता है। पुनः जो सोडियम प्राप्त होता है उसको किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना सिंपल है ना। तो चाहेंगे इसको आप लोग लिखिए, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए। लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत NaOH होता है। इसे क्लोर एल्कली विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटय किया जाता है। जिससे सोडियम कैथोड पर एवं क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है। पुनः सोडियम धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए दोस्तों, ये समीकरण उतार लीजिए। ये क्लोरीन एनोड पर मुक्त हुआ है, ये सोडियम कैथोड पर मुक्त हुआ है। किस रूप में कौन मुक्त हुआ है, ये समीकरण संतुलित करते हुए समझाया गया आप लोग को। इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, समीकरण समझाने के लिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है। जितना इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया उतना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो उतार लीजिए। सोडियम प्राप्त हुआ, इसको जल के साथ अभिक्रिया किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, यही समीकरण आप लोग को उतारना है। उतार लीजिए फटाक से दोस्तों।
चलिए हो गया दोस्तों। उतार लिए सब लोग। अब नीचे लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। नंबर 1 लिखिए दोस्तों, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। नंबर 2 कागज बनाने में। नंबर 3 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिए इसको। कल आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बच गया है उसको कल खत्म कर देंगे, फिर हम मैथ के टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।